हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग में, जहां आप सीखते हैं कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कैसे उसके बारे में डीपली स्टडी किया जाता है, उसके फंडामेंटल्स को समझा जाता है, साथ साथ उसके बिजनेस को पूरी तरह से एनालाइज किया जाता है डीपली। और फिर हम मन बनाते हैं कि कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं, और यदि है तो किस प्राइस में इसमें इंटर करना सही रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष अग्रवाल और आज जिस कंपनी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो पेन बनाने वाली इंडिया की एक सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है। अगर फर्स्ट लार्जेस्ट का बात करूं तो आईजी पेट्रो है, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो पेन मैन्युफैक्चरिंग में है। और उसके बाद अगर किसी का नंबर आता है तो इस कंपनी का आता है तिरुमलाई केमिकल्स। तो आईजी पेट्रो पे हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चाहे तो मैं आई बटन में दे दूंगा, आप ऊपर जाके लिंक को क्लिक करके आप आईजी पेट्रो का वीडियो भी देख सकते हैं। पर अभी हम डिस्कस करेंगे तिरुमलाई केमिकल के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप आप देखिए, ऑलमोस्ट 2500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। करंटली 243 पे ट्रेड कर रही है और हाई 357 तक गया हुआ है। तो 357 से 243 एक अच्छा खासा करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक ने देख लिया। अगर पीई का बात करें तो 9 के पीई में कंपनी अवेलेबल है। बुक वैल्यू 106 है, तो प्राइस टू बुक इज ऑलमोस्ट 2.3 टाइम्स है समथिंग। तो प्राइस टू बुक इज ऑलमोस्ट 2.3 टाइम्स देख सकते हैं। मार्केट कैप टू सेल्स के हिसाब से अगर वैल्यूएशन देखें तो 1.12 टाइम्स है, तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज कि आप इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 35.4%, whereas रिटर्न ऑन इक्विटी इज 29.8%। तो ये दोनों चीज काफी अट्रैक्टिव है कंपनी के बारे में। डेट टू इक्विटी देखेंगे तो 0.15, यानी ऑलमोस्ट डेट बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं, अगर इसका फ्री कैश फ्लो देखेंगे तो कंपनी 329 करोड़ का फ्री कैश फ्लो जनरेट कर चुकी है। पेग रेशियो इज 0.28, तो पेग रेशियो वाइज अगर देखें तो वैल्यूएशन वहां भी काफी सस्ता वैल्यूएशन पे कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। करंट लाइबिलिटी देखें तो 55 करोड़ का है, उसके अगेंस्ट में करंट एसेट 980 करोड़ का है। तो वर्किंग कैपिटल में देयर इज एन एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लाइबिलिटी, तो वहां भी कोई वैसा खतरा वाला बात नहीं। अभी इसके चार्ट को अगर देखें तो चार्ट में हम देख सकते हैं कि काफी दिनों से एक कंसोलिडेशन चल रहा है और ये 50 और 200 डीएमए के ऊपर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। अगर थोड़ा सा भी कुछ पॉजिटिव आता है तो यहाँ से हो सकता है यहाँ पर से एक अपसाइड आ जाए स्टॉक में, क्योंकि काफी दिन हो गया इसको कंसोलिडेट करते हुए। बीच में 200 डीएमए को तोड़ा था, फिर ऊपर बाउंस बैक किया, फिर 50 डीएमए का सपोर्ट लिया, फिर 200 डीएमए को क्रॉस किया, फिर धीरे धीरे कंसोलिडेट करके अभी दोबारा 50 और 200 डीएमए के ऊपर निकला है। तो जनरली जब ऐसा टेक्निकल चीज होता है तो वहां से हम एक स्टॉक में बाउंस बैक देखते हैं। बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द बिजनेस फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी। खाली टेक्निकल चार्ट को देख के हम ऐसे गेस वर्क नहीं कर सकते कि यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर से दोबारा से डाउन साइड इसमें देखने मिल सकता है। इट ऑल डिपेंड्स कि अभी बिजनेस का सिनेरियो कैसा है, इनके प्रोडक्ट्स का डिमांड मार्केट में कैसा है, मार्केट सिनेरियो आगे चल के 3 महीना 6 महीना बाद क्या पॉसिबिलिटी है। तो वो सब चीजों को देख के फिर टेक्निकल एक्चुअली क्या है, देखिए चार्ट जो है वो हमें एडवांस में कुछ नहीं बताता। चार्ट जो फॉर्म होता है वो बिजनेस के बेसिस पे फॉर्म होता है। अगर बिजनेस अच्छा करेगा तो चार्ट अपने आप अच्छा हो जाएगा, अगर बिजनेस खराब करेगा तो चार्ट भी खराब हो जाएगा। तो जब भी हम कोई कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो इट्स नॉट जस्ट अ डॉक्यूमेंट और अ पीस ऑफ पेपर। आजकल तो पेपर फॉर्म में भी नहीं होता है, आजकल तो डीमैट फॉर्म में। तो जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें, उसका शेयर खरीदे, तो आप ऐसा मत सोचिए कि आपने जस्ट कोई एक प्रोडक्ट खरीदा है। आपने उस कंपनी में हिस्सेदारी ली है, आप उस बिजनेस के एक तरह से ओनर बन चुके हैं, तो आप एक बिजनेस को खरीद रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं एज अ रिटेल इन्वेस्टर, गलती क्या करते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि स्टॉक खरीदे, चलो स्टॉक खरीद लेंगे बेच देंगे, कमोडिटी बना के रख दिया हम लोगों ने स्टॉक को। बट इट इज नॉट अ कमोडिटी, इज अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस। और बिजनेस का हिस्सेदारी आप बिजनेस को जाने बिना कैसे ले सकते हैं। तो बिजनेस को जानिए, बिजनेस को समझिए, उसके बिजनेस को तो प्रोडक्ट को अच्छी तरह से समझिए, फिर उस बिजनेस में हिस्सेदारी लीजिए। तभी हम लोग क्या है कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट ढूंढ पाएंगे, लॉन्ग टर्म में कुछ अच्छा वेल्थ बना पाएंगे। अगर हम लोग सिर्फ टेक्निकल चार्ट के बेसिस पे डिसीजन लेने लगे तो ट्रेडिंग के लिए भले ही सही है, बट इट विल नॉट गिव अस अ रिटर्न ऑन अ परपेचुअल बेसिस। हमें रेगुलर बेसिस पे इनकम हो जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत बार चार्ट उल्टा भी पड़ जाता है, नुकसान हो जाता है ट्रेडर्स को, तो इट इज नॉट वेरी सेफ। चलिए अब आगे चलते हैं, इसका पीयर कंपैरिजन को देखते हैं हम लोग। पीयर कंपैरिजन देखते हैं।
अगर हम इसके पीयर्स के साथ कंपैरिजन करें तो तिरुमलाई केमिकल अभी 9 के पी पे ट्रेड कर रही है। देखिए टाटा केमिकल और ये सब तो नाम दिया हुआ है, पर लॉजिकली अगर पीयर कंपैरिजन करना है हमें इसका तो आईजी पेट्रो से ही करना होगा। अगर हम आरती से या गुजरात फ्लोरो से करें तो इट इज एब्सर्ड, क्योंकि उनके प्रोडक्ट अलग है। अब क्या होता है, एज अ कॉमन इन्वेस्टर जिन लोगों को बिजनेस के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं होता है, वो लोग क्या करते हैं, अब तिरुमलाई केमिकल को कंपेयर करने लगेंगे पिडिलाइट इंडस्ट्री से, एसआरएफ से, जबकि दोनों का प्रोडक्ट बिल्कुल अलग है, दोनों में किसी भी तरह का कोई समानता नहीं है। और आप देखिए कि इसका मेन जो बिजनेस है वो किसके साथ कंपैरिजन होगा, आईजी पेट्रोकेमिकल्स का, और आईजी पेट्रो का यहाँ नाम तक नहीं दिया हुआ है। दिस इज समहाउ क्या होता है, रिटेल इन्वेस्टर मिसगाइड हो जाते हैं, वो गलत कंपनी के साथ देख के कंपैरिजन करने लगते हैं, और जिसके साथ कंपैरिजन करना है उसका तो यहाँ नाम ही नहीं दिया। तो हम लोग अभी इसको फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ मेन कंपनी जिसके साथ कंपेयर करना है उसका नाम यहाँ नहीं है। तो वी आर नॉट गोइंग इनटू पीयर कंपैरिजन। बाद में मैं पीयर कंपैरिजन करूंगा, फिर डिस्कस करेंगे। क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट में इंटरेस्टिंग क्या है कि इनका रेवेन्यू आप देखिए जून में कितना अच्छा आया, 621 करोड़ का रेवेन्यू है, विद एन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 16%। हाँ, मार्जिन काफी डिप किया है, 21% 24% से गिर के सीधा 16% हो गया है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ है, जो रॉ मटेरियल का प्राइस है वो काफी बढ़ गया। तो रॉ मटेरियल का प्राइस जब बढ़ता है तो इनका ग्रॉस मार्जिन पे इम्पैक्ट आता है। तो ड्यू टू लॉजिस्टिक्स इशू एंड ड्यू टू ऑल दिस प्रॉब्लम्स यहाँ ग्रॉस मार्जिन पे असर आ रहा है, वो हम लोग को साफ साफ देखने भी मिल रहा है। इंटरेस्ट का बात करें, इंटरेस्ट बहुत ज्यादा नहीं पे करती है, तो कंपनी का यहाँ पर नेट प्रॉफिट 60 करोड़ का हुआ है, जबकि पिछले जून में अगर हम कंपेयर करें जब लॉकडाउन जैसा सिचुएशन था और ऐसा था, इनका ग्रॉस मार्जिन, इनका नेट ऑपरेटिंग मार्जिन 26% था। तो मार्जिन के बेसिस पे आप देखेंगे तो 10% का ऑपरेटिंग मार्जिन डाउन हुआ है। ये किसी भी एंगल से बहुत अच्छा न्यूज नहीं है कि आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एकदम 10% से फॉल हो गया, विच इज नॉट वेरी गुड। नेट प्रॉफिट का बात करें तो 65 करोड़ का नेट प्रॉफिट पिछले जून में था, जो अभी गिर के 60 करोड़ हो गया। बट अच्छा चीज खाली क्या है कि पिछले साल के मुकाबले 400 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ के 600 करोड़ हो गया। तो ये बहुत अच्छा है कि ऑलमोस्ट 50% जंप हम लोग टॉप लाइन में देख रहे हैं। तो 50% टॉप लाइन में जो जंप दिख रहा है, इसका एडवांटेज क्या होगा कि आज ठीक है सिनेरियो थोड़ा सा खराब है, आज थोड़ा रॉ मटेरियल का प्राइस ज्यादा है, पावर कॉस्ट इज हाई, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इज वेरी हाई, तो इनको मार्जिन मेंटेन करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। बट क्योंकि इनका टॉप लाइन ग्रो कर रहा है, आगे चल के जब सिचुएशन थोड़ा सा नॉर्मलाइज होगा, दोबारा से जब इन लोगों का मार्जिन वापस अच्छा आने लगेगा, तो उस समय अगर समझिए कि ये 16% आगे चल के दोबारा से 26% अगर मार्जिन हो जाता है, तो इस टॉप लाइन पे जब 26% का मार्जिन आएगा तो प्रॉफिट में कितना बड़ा जंप आएगा। ये चीज हम लोग को फ्यूचरिस्टिक होकर सोचना पड़ता है एज अ इन्वेस्टर, कि अभी ठीक है कि मार्जिन कम है, हम लोग को प्रॉफिट ओवरऑल थोड़ा सा कम दिख रहा है, बट कंपनी का अच्छा क्या हुआ है कि इनका टॉप लाइन बढ़ गया, इनका रेवेन्यू बढ़ गया। तो चीज सिचुएशन होगा, बेटर होगा, मार्जिन इंप्रूव होगा आज से 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर बाद, तो फिर कितना बढ़िया इसमें जंप आएगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग इसका ईयरली परफॉर्मेंस अगर देखें तो सेल्स पिछले साल में ऑलमोस्ट 2000 करोड़ का सेल किया है। इसके पहले जब भी होता था तो 1000 करोड़, 1100, 1300, 1200 करोड़ का सेल होता था। तो वहां से अगर पूरे साल में 2000 करोड़ का सेल किया है विथ 22% ऑफ द ईयरली ऑपरेटिंग मार्जिन, कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, कोई खास खराब नहीं है। क्योंकि आप हिस्टोरिकल बेसिस पे देखो तो टॉप लाइन में भी ये हिस्टोरिकली इस ईयर में सबसे ज्यादा टॉप लाइन आया है। मार्जिन वाइज भी देखो तो कहाँ 10%, 15%, 16% का मार्जिन होता था, वो इस बार 22% का मार्जिन है। तो मार्च 22 तक यानी FY22 में इनका परफॉर्मेंस ईयरली बेसिस पे काफी अच्छा रहा है। लास्ट 12 मंथ्स में देखें तो 60% का टॉप लाइन में ग्रोथ आया है, सेल्स का यानी सेल्स में ग्रोथ आया है। 3 साल का कैगर 17% का और 5 साल का कैगर 14% का, जबकि प्रॉफिट में 3 साल का कैगर ग्रोथ जो है 35% का है और 5 साल में 32% का प्रॉफिट ग्रोथ है, विच इज वेरी गुड साइन। बैलेंस शीट देखें तो बोरोइंग 165 करोड़ का है, तो डेट धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है कंपनी का, ये अच्छा चीज है। रिजर्व्स कंपनी का धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये भी एक अच्छा साइन है। करंट असेट अदर एसेट्स का बात करें तो इनका देखते हैं इन्वेंट्री में कितना है। इन्वेंट्री 242 करोड़ का है, तो इन्वेंट्री इस साल काफी बढ़ गया है। ट्रेड रिसीवेबल भी ऑलमोस्ट डबल हो गया है। कैश इनके पास 550 करोड़ रुपया कैश पड़ा है। तो अब यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि बोरोइंग्स में 165 करोड़ है और अगेंस्ट में 550 रुपया कैश में पड़ा हुआ है, तो कंपनी एक तरह से डेट फ्री कंपनी, कंपनी का एक तरह से नेट डेट इज जीरो। लोन्स एंड एडवांसेस 40 करोड़ के आसपास है, अदर एसेट 33 करोड़।
कैश फ्लो कंपनी का बहुत अच्छा जनरेट होता है। मेरे को ये नंबर देखने में सबसे अच्छा लगता है, किसी भी कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट नंबर होता है कि कैश जनरेट कर रही है या नहीं कर रही। तो 402 करोड़ का ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट किया, उसमें 134 करोड़ इन्होंने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लगाया, यानी 70 करोड़ रुपए इन्होंने एक्सपेंशन या केपेक्स में खर्चा किया। 30 करोड़ का तो इन्वेस्टमेंट खरीद लिया। तो इन्वेस्टमेंट तो क्या होता है, कोई गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद लिया जहां से ब्याज आ रहा है, तो वो तो ठीक है कि पैसा को कहीं तो पार्क करना है, यहाँ करते हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि इनका अगर देखिए 400 करोड़ में 75 करोड़ का इन्होंने केपेक्स किया है, तो फ्री कैश फ्लो कितना जनरेट किया, 325 करोड़ के आसपास का फ्री कैश फ्लो जनरेट किया, विच इज वेरी गुड। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इनका 70 करोड़ रुपया नेगेटिव दिख रहा है। किस लिए दिख रहा है, क्योंकि इन्होंने 24 करोड़ का तो बोरोइंग पेमेंट किया, 18 करोड़ का इंटरेस्ट पेमेंट किया और 22 करोड़ का डिविडेंड बांटा। तो डिविडेंड भी कंपनी दे रही है, विच इज ऑल्सो वेरी गुड साइन। कैश कन्वर्शन रेशियो आप देखिए 39 डेज है, विच इज, और वो भी नेगेटिव। नेगेटिव 39 डेज यानी बोलने का मतलब है इनको एडवांस में पैसा मिल जा रहा है, इनको पैसा अभी मिल रहा है, पेमेंट 40 दिन बाद करना है, तो नेगेटिव है। इससे अच्छा कंपनी के लिए कुछ नहीं हो सकता है कि आपका कैश कन्वर्शन साइकिल नेगेटिव हो जाए, आपको एडवांस में पैसा मिल जाए। वर्किंग कैपिटल डेज भी नेगेटिव है, इसलिए इनको किसी तरह का लोन नहीं चाहिए बिजनेस को बढ़ाने के लिए, इनका वर्किंग कैपिटल डेज नेगेटिव है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 35%, विच इज एब्सोल्युटली गुड। शेयर होल्डिंग पैटर्न का बात करें तो प्रमोटर के पास अराउंड 42% शेयर है, फॉरेन इन्वेस्टर के पास 2.67 है। तो आप देखिए कि फॉरेन इन्वेस्टर का इंटरेस्ट इसमें बढ़ा है। मार्च में ये 1.29% था, जो बढ़ के 2.67 अभी जून में हो गया। म्यूचुअल फंड्स, हमारे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड का कोई इंटरेस्ट नहीं है। पब्लिक के पास 56% होल्डिंग हुआ करता था, वो घट के 54% हो गया। यानी ये जो 2% इन्होंने फॉरेन इन्वेस्टर ने अपना होल्डिंग बढ़ाया है, वो पब्लिक से, बाजार से खरीदा। तो दिस वाज अबाउट द फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ द कंपनी। तो उम्मीद करता हूँ ये फंडामेंटल एनालिसिस आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि इसका बिजनेस मॉडल क्या है, प्रोडक्ट्स क्या बनाती है, प्रोडक्ट्स का डिमांड क्या है, मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस कहाँ कहाँ पर। तो ये सारा चीज हम लोग डिटेल में अब समझेंगे। ठीक है, पर इसको समझने से पहले 2 मिनट आपका लेना चाहूंगा। बोलूंगा कि इस वीडियो को हम लोग क्या करेंगे, ये जो तिरुमलाई केमिकल का डिस्कशन है, इसको 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने फंडामेंटल एनालिसिस किया, अभी हम लोग इसके प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे। और पार्ट 2 में जब हम आएंगे तो फिर हम उसका ग्लोबल सिनेरियो देखेंगे कि इनका मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस कहाँ पर है, ग्लोबली किस प्रोडक्ट का कितना डिमांड है, इसका आगे चल के क्या मैनेजमेंट ने क्या कमेंट्री दिया है कि ग्रोथ के लिए मैनेजमेंट क्या करना चाहती है, एंड फाइनली मेरे अकॉर्डिंग उसका क्या वैल्यूएशन, तो वो हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो पार्ट 1 में अभी हम लोग खाली इसके प्रोडक्ट्स तक कवर करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। तो in 1973 तिरुमलाई केमिकल लिमिटेड स्टार्टेड एज ए स्मॉल कंपनी। तो 1973 में स्टार्ट हुआ था और धीरे धीरे दे हैव एक्सपेंडेड देयर बिजनेस टू 15 प्रोडक्ट्स। तो जब चालू हुआ था तो इनके पास खाली 1 मेन प्रोडक्ट हुआ करता था, और धीरे धीरे आज इनके पास 15 प्रोडक्ट है, और ये लोग का बिजनेस 34 कंट्री तक फैला हुआ है, इंडिया में तो वही, और एक्सपोर्ट 34 कंट्री में होता है। ऑफिसेस कहाँ पर है, इंडिया में इनके ऑफिसेस है, मलेशिया में। TCL यानी तिरुमलाई केमिकल्स लिमिटेड कंटिन्यू टू एक्सपैंड एंड बिल्ड बिजनेस इन न्यू मार्केट्स। तो वो इंडिया के अलावा और भी नए नए मार्केट्स में अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने में लगे हुए। कंपनी इज प्राउड टू मेक प्रोडक्ट्स दैट आर यूज्ड इन पीपल्स लाइव्स एवरी डे। तो कंपनी को इस बात का बहुत खुशी है कि वो लोग ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिसका डेली यूज में इम्प्लीकेशन है या यूसेज है। वी मेक एंड मार्केट प्रोडक्ट्स फॉर प्लास्टिक्स, पेंट्स, फूड, कॉस्मेटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो इनके जो प्रोडक्ट है कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, प्लास्टिक्स में, पेंट्स में, फूड में, कॉस्मेटिक्स में, फार्मास्यूटिकल्स। With the state-of-art production facilities ensuring one-time delivery and logistics, company has built reputation of excellence and reliability. तो कंपनी का रेपुटेशन किस लिए डेवलप हुआ, क्योंकि इनका लॉजिस्टिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और टाइमली डिलीवरी करने के लिए कंपनी बहुत मशहूर है। ये तिरुमलाई ग्रुप जो है, ये किस ग्रुप की कंपनी है, ये एक्चुअली अल्ट्रा मराइन पिगमेंट्स जो प्रमोटर है उसी ग्रुप की कंपनी है। तो इस ग्रुप में टोटल तिरुमलाई केमिकल्स है, केमाइड है, अल्ट्रामराइन पिगमेंट्स है, ये भी लिस्टेड कंपनी अल्ट्रामराइन पिगमेंट, ऑप्टिमिस्टिक ऑर्गेनिक बिल्डिंग है, लैपीज डिजिटल सर्विस है, TCL ग्लोबल, TCL इंक, TCL स्पेशलिस्ट। तो ये पूरे ग्रुप में इतनी सारी कंपनीज है। TCL also operates a liquid storage and distribution terminal at चेन्नई पोर्ट। तो चेन्नई पोर्ट में ये लिक्विड स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन टर्मिनल भी ऑपरेट करते हैं। मेजर प्रोडक्ट्स का बात करें तो इनका मेन प्रोडक्ट्स क्या है, पैथिलिक एनहाइड्राइड है, जिसका अभी फिलहाल इनका कैपेसिटी जो है 1,45,000 टन पर एनएम का कैपेसिटी है,
और इसको ये लोग नेक्स्ट 1 साल में बढ़ा के 1,80,000 टन पर एनम करने वाले। मैलिक एनहाइड्राइड का इनके पास 42,000 टन पर एनम का कैपेसिटी है। इसको भी ये लोग बढ़ा के 82,000 टन पर एनम करेंगे नेक्स्ट 1 ईयर में। उसके लिए एक डेडिकेटेड फैसिलिटी आ रहा है यूएस में। यूएस में एक नया प्लांट आ रहा है जहां पर मैलिक एनहाइड्राइड बनाया जाएगा। फिर इनके पास मैलिक एसिड प्रोडक्ट है, फ्यूमेरिक एसिड है और डाई इथाइल पैलेटेट है, दैट इज डीईपी। तो मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक का इन्होंने कहीं डिस्क्लोज नहीं किया कि कितनी कैपेसिटी है। डीईपी का इनके पास 30,000 टन का कैपेसिटी। अब आता है कि पैलेथिक एनहाइड्रेट कैसे बनाया जाता है। तो इसको बनाने के लिए क्या लगता है, ऑर्थोजाइलिन नाम का एक रॉ मटेरियल लगता है जो कि क्रूड ऑयल से निकलता है। अब ऑर्थोजाइलिन में जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो पैन नाम का प्रोडक्ट बनता है जो ये लोग बनाते हैं। अगर उसके साथ हम अमोनियम और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराएंगे कैटलिस्ट के तौर पे तो फिर एक नया पैथेलोनाइट्राइल नाम का प्रोडक्ट बनेगा। पर अभी जिस कंपनी जो तिरुमलाई का हम बात करें, तिरुमलाई अभी खाली पैन बनाने में एक्सपर्टाइज है, पैथिलिक नाइट्राइल ये लोग नहीं बनाते। आईजी पेट्रो भी नहीं बनाती है, ये भी नहीं बनाते। वैल्यू चेन का अगर मैं बात करूं तो कंपनी का पैन जो है प्रोडक्ट, ये है पैन। तो पैन से बनता है मैलिक एनहाइड्राइड जो MAN है, बेंजाइक एसिड या फ्यूमेरिक एसिड बनता है और ये दोनों क्या है, बाई प्रोडक्ट्स के तौर पे निकलते हैं। और जो नेक्स्ट लाइन ऑफ प्रोडक्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन या वैल्यू एडेड प्रोडक्ट या डेरिवेटिव प्रोडक्ट, कुछ भी बोलिए। तो पैन का जो डेरिवेटिव है यानी पैन जो है वो क्या, पैन का नेक्स्ट स्टेप जो प्रोडक्ट निकलता है वो होता है डीईपी। तो डीईपी क्या होता है, ये एक एडवांस्ड प्लास्टिसाइजर है। प्लास्टिसाइजर के बारे में भी हम लोग थोड़ा देर में समझेंगे। तो तब मैं डीईपी के बारे में और थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा। अभी इसका सिर्फ वैल्यू चेन समझते हैं कि वैल्यू चेन क्या है। क्रूड ऑयल इज द बेसिक रॉ मटेरियल। क्रूड ऑयल से बनता है पेट्रोलियम, पेट्रोलियम को क्रैक डाउन करके बनता है ऑर्थोजाइलिन, ऑर्थोजाइलिन से बनाया जाता है पैन। और पैन को बनाते समय क्या होता है, मैलिक एनहाइड्राइड और फ्यूमेरिक एसिड एक बाई प्रोडक्ट के तौर पे निकलता है, एक कचरा के तौर पे निकलता है। और इस कचरा को भी ये लोग प्रोडक्ट बना के बेच देते हैं और उसके थ्रू भी पैसा कमाते हैं। तो इससे अच्छा किसी भी कंपनी के लिए कुछ नहीं हो सकता। अब ये वही वैल्यू चेन है जो आईजी पेट्रो में भी हम लोगों ने देखा था। अगर आपने हमारा आईजी पेट्रो वाला वीडियो देखा है तो दिस इज द सेम वैल्यू चेन। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर हमें कंपेयर करना है तिरुमलाई केमिकल को तो हमको पीडीलाइट या एसआरएफ से नहीं कंपेयर करना चाहिए, इसको हम लोग को आईजी पेट्रो से कंपेयर करना चाहिए। तब एक फेयर कंपैरिजन होगा क्योंकि दोनों सेम प्रोडक्ट में है, दोनों के वैल्यू चेन सेम है, इसीलिए एक ही कंपनी है जिससे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो अब ऑर्थोजाइलिन जो है इंडिया में एक ही प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है ऑर्थोजाइलिन का, दैट इज रिलायंस इंडस्ट्री। और आईजी पेट्रो जो है वो भी रिलायंस इंडस्ट्री से खरीदता है। इसके बारे में हमें पता नहीं है बट वी अज्यूम कि तिरुमलाई केमिकल भी रिलायंस इंडस्ट्री से ही खरीदता होगा। अब आते हैं इनके प्रोडक्ट्स के बारे में। इनके प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल में समझते हैं और उसका यूसेज को समझते हैं। तो पहला प्रोडक्ट क्या है, पैथिलिक एनहाइड्राइड। ये केमिस्ट्री इक्वेशन है, इसको भूल जाइए। पैथिलिक एनहाइड्राइड इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड used in manufacture of plasticizers, pigments, dyes and resins। तो ये आपको दिमाग में रखना है। यानी अगर आप सीरियस इन्वेस्टर बनना चाहते हैं मार्केट में और आप रेगुलर बेसिस पे किसी कंपनी को ट्रैक करना चाहते हैं तो आपको कंपनी के प्रोडक्ट्स को और उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कहाँ होता है वो आपके टिप ऑफ द फिंगर में होना चाहिए। कि अगर आपको आज से 5 दिन बाद भी कोई पूछे कि पैन कौन बनाता है तो आपको पता होना चाहिए आईजी पेट्रो बनाता है और तिरुमलाई केमिकल बनाता है। आपको अगर कोई पूछे कि पैन का यूसेज कहाँ कहाँ होता है तो आपके दिमाग में एकदम होना चाहिए प्लास्टिसाइजर्स में, पिगमेंट्स में, डाइज में और रेजिन्स में होता है। जब आपको इस तरह से आप एक स्टूडेंट के मेंटालिटी से चीजों को दिमाग में रखेंगे ना तब आप लॉन्ग टर्म किसी कंपनी को ट्रैक कर सकेंगे, किसी कंपनी के बारे में सीरियस इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। ये तो नॉर्मली क्या होता है, हम लोग कंपनी के बारे में थोड़ा सा ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। आप ये वीडियो देख लोगे थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा, पर आप दिमाग में उन चीजों को अगर नहीं रखेंगे, जैसे जब हम लोग स्टूडेंट होते हैं एग्जाम्स के पहले चीजों को हम दिमाग में रखने का कोशिश करते हैं तो उस तरह से आप नहीं रखेंगे तो क्या होगा, आप भूल जाएंगे 2 4 5 दिन बाद। तो फिर क्या होगा, आप लॉन्ग टर्म किसी भी कंपनी को ट्रैक नहीं कर पाएंगे। तो आपके दिमाग में कुछ कुछ, मैं नहीं बोलता कि पूरा सब कुछ दिमाग में होना चाहिए, बट एटलीस्ट वो प्रोडक्ट क्या बनाती है और उस प्रोडक्ट का यूसेज कहाँ है ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ताकि आज से महीना भर बाद अगर आपको लगा कि प्लास्टिसाइजर का डिमांड गिर रहा है मार्केट में या पिगमेंट्स और डाइस के मार्केट में किसी तरह का स्लो डाउन आ रहा है तो तुरंत आप डॉट्स को कनेक्ट कर पाएंगे, अरे प्लास्टिसाइजर में प्रॉब्लम आ रहा है, यानी किसको प्रॉब्लम आएगा, पैन का डिमांड गिरेगा, पैन का डिमांड गिरेगा यानी आईजी पेट्रो के लिए खराब है चीज, तिरुमलाई के लिए खराब है। तो इस तरह से जब आप डॉट्स कनेक्ट करना सीख जाएंगे ना
तब आप एक सीरियस इन्वेस्टर बन पाएंगे मार्केट में, और मार्केट का न्यूज को आप तुरंत रिएक्ट कर पाएंगे। न्यूज तो नहीं बोलूंगा, बट इंडस्ट्री में जो चेंजेस आ रहा है उसके हिसाब से आप तुरंत उसमें रिएक्ट कर पाएंगे। वरना क्या होगा, अगर आपको आपके दिमाग में ये चीज नहीं है तो क्या होगा, आपको याद ही नहीं होगा। अच्छा, आपने सुन लिया कि अरे प्लास्टिसाइजर में स्लो डाउन आ रहा है, डाइज में स्लो डाउन आ रहा है, और आपके पोर्टफोलियो में तिरुमलाई पड़ा हुआ है, आईजी पेट्रो पड़ा हुआ है, पर आप जब कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि अरे तिरुमलाई को बेचे कि खरीदे, है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये बेसिक चीज दिमाग में होना चाहिए। वन मेजर कंज्यूमर ऑफ पैथेलिक एनहाइड्राइड इज पैथेलेट प्लास्टिसाइजर इंडस्ट्री। तो सबसे मेजर कंज्यूमर जो पैन का है वो है प्लास्टिसाइजर इंडस्ट्री। द प्रोडक्ट ऑफ विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस फ्लेक्सिबल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स लाइक वायर्स एंड केबल्स, होसेस, पाइप्स, कोटेड फैब्रिक्स, रूफिंग मेम्ब्रेन्स एंड स्विमिंग पूल लाइनर्स। तो यानी पैन का सबसे ज्यादा डिमांड कहां पर आता है, प्लास्टिसाइजर बनाने में। एंड प्लास्टिसाइजर से क्या क्या बनता है, फ्लेक्सिबल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनता है, जैसे वायर्स एंड केबल्स बनते हैं, होजेस बनता है, पाइप्स बनता है, पीवीसी पाइप्स हम लोग देखते हैं ना, तो प्लास्टिसाइजर से पीवीसी बनता है, पीवीसी से पीवीसी पाइप्स। तो जो पीवीसी पाइप्स है ना, सबसे ज्यादा पैन का डिमांड उस पीवीसी पाइप्स को बनाने में। ये लोग जितना भी यहाँ पर लिख दे कि वायर एंड केबल्स में एप्लीकेशन है, होजेस में, बट सबसे ज्यादा जो रिक्वायरमेंट है या यूसेज है वो पीवीसी पाइप बनाने में। PA यानी पैन इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ अनसैचुरेटेड पॉलिस्टर रेजिन। तो ये जो रेजिन है, हम लोग क्या बात किया, प्लास्टिसाइजर्स में है, रेजिन्स में है, डाइज एंड पिगमेंट्स में। तो अनसैचुरेटेड पॉलिस्टर रेजिन्स बनाने में उसका इस्तेमाल है। दैट आर यूजुअली ब्लेंडेड विद ग्लास फाइबर्स। तो ये जो यूपीआर है इसको ग्लास फाइबर के साथ मिक्स किया जाता है, मिक्स यानी ब्लेंड किया जाता है टू प्रोड्यूस फाइबर ग्लास प्लास्टिक्स। तो फाइबर ग्लास प्लास्टिक्स जो बनता है वो किसके मदद से बनता है, ग्लास फाइबर और यूपीआर के मदद से बनता है। प्रिंसिपल कंज्यूमर मार्केट्स आर कंस्ट्रक्शन। और ये जो ग्लास फाइबर जो बनता है उसको कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, कंस्ट्रक्शन में, मराइन में, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में। पीए बेस्ड एल्काइड रेजिन, फिर ये लोग क्या बनाते हैं, एल्काइड रेजिन जो बनाते हैं, आर यूज्ड इन पेंट्स एंड पिगमेंट्स। पेंट्स में होता है, लैक्वर्स में होता है, दैट गो इन आर्किटेक्चरल, मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर एप्लीकेशन। तो ये एकदम क्लियर हो गया कि पैन का इस्तेमाल कहाँ होता है। इंडिया में क्या सिचुएशन है, इन इंडिया द पिगमेंट एंड डाई इंडस्ट्री इज बिग कंज्यूमर ऑफ पैन बिकॉज इंडिया इज अमंग्स द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑर्गेनिक पिगमेंट्स, particularly पैथलोसाइनाइड, ब्लू, ग्रीन एंड सम हाई परफॉर्मेंस पिगमेंट्स। तो इंडिया में ज्यादातर पिगमेंट बनाने में इसका इस्तेमाल होता है अलोंग विद प्लास्टिसाइजर। तो पिगमेंट कोई लोग बड़ा है, बट मैं बोलूंगा कि प्लास्टिसाइजर पिगमेंट से भी बड़ा है, ठीक है। पर प्लास्टिसाइजर इज नॉट ओनली इन इंडिया, प्लास्टिसाइजर का डिमांड जो है, प्लास्टिसाइजर में जो एप्लीकेशन है वो थ्रू आउट द ग्लोब है। इंडिया में स्पेशली क्या है, कंपेयर टू द ग्लोबल सिनेरियो, इंडिया में पिगमेंट्स में काफी इस्तेमाल होता है, क्योंकि इंडिया पिगमेंट बनाने में वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी, इसलिए यहाँ पिगमेंट को मेंशन किया गया। अब आते हैं कि पैन का इस्तेमाल शॉर्ट में कहां पर होता है। तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, दोबारा एक बार कर लेते हैं। प्लास्टिसाइजर्स में होता है, पॉलीमर्स बनाने में होता है, ग्लास फाइबर जो हम लोगों ने बताया कि ग्लास फाइबर बनाने, ग्लास फाइबर के साथ यूपीआर को मिक्स करते हैं। पेंट्स एंड कोटिंग्स में होता है, यूपीआर जो है अनसैचुरेटेड पॉलिस्टर रेजिन्स। और अभी कुछ इमर्जिंग एप्लीकेशंस आ रहा है, दैट इज इंटरेस्टिंग, कि आगे चल के ऐसा रिसर्च हो रहा है और टेस्ट हो रहा है कि किस तरह से पैन का इस्तेमाल को एग्रोकेमिकल्स में, स्पेशलिटी केमिकल्स में, स्पेशलाइज्ड पॉलीमर्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इसका इस्तेमाल लाया जाए। और इसके ऊपर काफी डीपली काम हो रहा है। अगर ये सक्सेसफुल हो गया ना, तो दैट कुड बी अ कंप्लीट गेम चेंजर फॉर द प्रोडक्ट कॉल्ड पैन। और पैन के अगर प्रोडक्ट में गेम चेंजिंग होता है तो ऑब्वियसली आप जानते हो कौन सी दो कंपनी को सबसे ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। पैन का मार्केट इंडिया में कैसा है, तो इंडियन पैथिलिक एनहाइड्राइड मार्केट इज डुओपोली। डुओपोली यानी दो ही मेन प्लेयर है इंडियन मार्केट में, आईजी पेट्रो और तिरुमलाई केमिकल्स। दे आर द डोमिनेंट प्लेयर्स केटरिंग टू 80% ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट। तो डोमेस्टिक में अगर 100 पीस बिकता है तो 80 पीस इन दोनों कंपनी का खाली बिकता है। एसआई ग्रुप इंडिया लिमिटेड एंड एशियन पेंट्स आर अदर टू इंडियन प्रोड्यूसर। तो एशियन पेंट्स, क्योंकि उसको अपने पेंट में यूज करना है, तो एशियन पेंट्स और एसआई ग्रुप दो कंपनी है जो बनाती है, बट मेरे को लगता है कि दे आर मेनली मेकिंग फॉर द कैप्टिव कंजम्पशन। बीएएसएफ, शैंगडोंग हॉकिंग, एक्सॉन मोबिल, एक्यूम पेट्रोकेमिकल कंपनी, एलजी पेट्रोकेमिकल, अनवा केमिकल कॉर्पोरेशन, ओसीआई कंपनी लिमिटेड आर सम ऑफ द इंटरनेशनल प्लेयर्स ऑपरेटिंग इन इंडियन पैन मार्केट। तो ये सब कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स है जो इंडियन मार्केट में ऑपरेट तो करते हैं,
पर इंडिया का मार्केट तो ये लोग कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि 80% मार्केट तो सिर्फ इन दो प्लेयर के पास। However, Asian Paints had permanently shut down its pan manufacturing unit in July 2017. तो Asian Paint बनाया करता था पर अभी उन्होंने permanently shut down कर दिया, which was later on bought out by Tirumalai Chemical. तो Asian Paint का जो प्लांट था उसको तिरुमलाई ने खरीद लिया। A market analysis shows that India's production of pan in the year 2017 was around 3 lakh ton per annum, while the market requires approximately 350k यानी 3,50,000 टन। ये 2017 का डाटा मिला है मेरे को, लेटेस्ट डेटा मिला नहीं मुझे, बट एक आइडिया हम लोग को फेयर बिट लग जाता है कि 2017 में इंडिया में टोटल डिमांड 3,50,000 टन का था, जबकि इंडिया में प्रोडक्शन जो था टोटल सिर्फ 3 लाख टन का था। तो अभी ये 5 सालों में तो और भी ज्यादा डिमांड बढ़ गया होगा, कैपेसिटी भी थोड़ा बड़ा होगा, बट सिनेरियो का एक आइडिया लगता है कि डिमांड इज मोर देन द डोमेस्टिक सप्लाई। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑलरेडी मैंने समझा दिया है कि इसको बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, हम लोग को ऑर्थोजाइलिन चाहिए होता है, और ऑर्थोजाइलिन इज द मेन रॉ मटेरियल जो किससे बनता है, पेट्रोलियम का रिडक्शन। पेट्रोलियम को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तब पेट्रोलियम कहां से आता है, क्रूड से आता है, ठीक है। तो ऑर्थोजाइलिन का सप्लायर कौन है इंडिया में, रिलायंस इज द ओनली कंपनी जो ऑर्थोजाइलिन बनाती है। नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में आते हैं, मैलिक एसिड। तो अभी तक हम लोगों ने पूरा डिस्कशन किस पे अपना रखा, पैन के ऊपर रखा। अब इनके दूसरे प्रोडक्ट को देखते हैं विच इज मैलिक एसिड। तो मैलिक एसिड क्या काम करता है, इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इन मेनी सावर एंड टार्ट फूड। इट कैन बी ब्लेंडेड विद मल्टीपल फूड एसिड्स। तो इसको हम बहुत सारे फूड एसिड्स के साथ ब्लेंड कर सकते हैं, शुगर्स के साथ कर सकते हैं, हाई इंटेंसिटी स्वीटनर्स में इस्तेमाल होता है, फ्लेवर्स में और सीजनिंग टू क्रिएट डिस्टिंक्टिव टेस्ट एक्सपीरियंस इन फूड, बेवरेजेस एंड कॉन्फेक्शन। तो ये जो खाना है, बेवरेज है, उसमें टेस्ट को लाने के लिए मैलिक एसिड को इस्तेमाल किया जाता है। तो डिटेल्ड एप्लीकेशन की बात करें तो कार्बोनेटेड जो बेवरेजेस होता है जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, थम्स अप, कोका कोला, ये सब जो बाजार से पीते हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है। नॉन कार्बोनेटेड बेवरेज में भी होता है, साइडर्स एंड वाइन्स में भी होता है। फॉर अल्कोहलिक एप्पल साइडर्स मैलिक एसिड इज एडेड टू मेंटेन शार्प टेस्ट, एंड कन्फेक्शनरीज में होता है, इट गिव्स अपीलिंग टार्टनेस टू हार्ड, सॉफ्ट एंड टेबलेटेड एंड शुगरलेस कैंडीज। तो जो कैंडीज बनता है, कॉन्फेक्शनरीज बनता है, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है मैलिक एसिड का। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं इसका तीसरा प्रोडक्ट। तीसरा प्रोडक्ट इज फ्यूमेरिक एसिड। तो फ्यूमेरिक एसिड क्या है, ये भी एक व्हाइट क्रिस्टलाइन केमिकल कंपाउंड है, वाइडली फाउंड इन नेचर। इट इज एसेंशियल इंग्रेडिएंट इन प्लांट लाइफ। इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर मेडिसिन्स, ड्रिंक्स, फूड, एनिमल फीड, क्लेंजिंग एजेंट, अनसैचुरेटेड पॉलिएस्टर, एल्काइड रेजिन्स एंड प्रिंटिंग इंक्स। तो फ्यूमेरिक एसिड यूपीआर बनाने में भी इस्तेमाल होता है, और उसके अलावा मेडिसिन में, ड्रिंक्स में, फूड में, एनिमल फीड में, क्लेंजिंग एजेंट के तौर पे इतना जगह यूज होता है। डिटेल्ड एप्लीकेशन कहाँ है, एनिमल फीड्स बनाने में, इंडस्ट्रियल यूसेज होते हैं, अनसैचुरेटेड पॉलिएस्टर रेजिन्स बनाने में, एल्काइड रेजिन्स में, प्रिंटिंग इंक्स में, पेपर साइजिंग में यहाँ इस्तेमाल होता है, क्लीनिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है इसका, और टैकोस, शेल्फ लाइफ ऑफ ड्राई टॉर्टिला मिक्सेस इज एक्सटेंडेड बिकॉज ऑफ फ्यूमेरिक एसिड। तो ये जो प्रोडक्ट है ड्राई टॉर्टिला मिक्सेस, इसका लाइफ, शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए फ्यूमेरिक एसिड उसमें ऐड किया जाता है। तो दीज आर सम ऑफ द यूजेस ऑफ फ्यूमेरिक एसिड। एंड लास्ट, डाइइथाइल फैलेटिक यानी डीईपी जिसको बोलते हैं, जो मैंने समझाया कि डीईपी क्या होता है। डीईपी डाउनवर्ड डेरिवेटिव होता है, यानी पहले हम लोग देखेंगे पैन का इस्तेमाल क्या चीज होता है, प्लास्टिसाइजर बनाने में। तो ये डीईपी क्या है, ये एक तरह का एडवांस्ड प्लास्टिसाइजर ही है जो कंपनी पहले नहीं बनाया करती। कंपनी डीईपी बनाना रिसेंटली, बहुत रिसेंटली जो है पहले से बना रही है, आईजी पेट्रो रिसेंटली चालू किया है, बट ये लोग पहले से बना रहे थे। तो इसमें क्या होता है, दे आर कमिंग वन स्टेप अहेड, पहला एक स्टेप आगे बढ़ के डीईपी बना रहे हैं, और इसमें जनरली मार्जिन बेटर होता है, क्योंकि यहाँ पर ये आप एक स्टेप फॉरवर्ड आए हो तो आपने कुछ वैल्यू ऐड किया, पैन के बाद नेक्स्ट स्टेप आपने वैल्यू ऐड किया, डीईपी बना। इसको जब आप बाजार में बेचते हो ना, तो इसमें आपको मार्जिन बेटर मिलते हैं। So DEP is clear substance that is liquid at room temperature and is slightly denser than water with low volatility. This synthetic substance is commonly used to make plastics more flexible. तो DEP का मेन काम क्या है कि प्लास्टिक्स को और भी ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाया जा सके। Products include toothbrush, perfumes, automobile parts, tools, cosmetics,
insecticides, aspirin, food packaging, toy, plastic packing films, toiletries, medical treatment, tubing. It can be used as additive in polyzophile rubber to reduce the shear strength. तो इतने सारे जगह इनका एप्लीकेशन आप देख सकते हो। प्लास्टिक को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और अल्टीमेटली वो प्लास्टिक को कहाँ यूज करते हैं? टूथब्रश, परफ्यूम्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, टूल्स, कॉस्मेटिक्स, एस्पिरिन, फूड पैकेजिंग, कितने जगह इसका इस्तेमाल होता है। Since the compound is suitable solvent for many organic molecules, it is often used to bind cosmetics and fragrance. तो ये cosmetics और fragrance को bind करके रखने पे भी काम आता है, क्योंकि ये बहुत सारे प्रोडक्ट के लिए सॉल्वेंट का भी काम करता है। तो एज अ सॉल्वेंट भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। DEP is reported as ingredient in 67 cosmetics formulation। तो 67 ऐसा कॉस्मेटिक्स है जहां DEP का इस्तेमाल देखा गया, including bath preparations, eyeshadow, toilet water, perfumes and other fragrance preparations. So DEP used as a plasticizer. तो DEP क्या है? बेसिकली एक प्लास्टिसाइजर है फॉर सेलुलोज ईस्टर प्लास्टिक फिल्म्स एंड शीट्स। ये बनाने में भी इसका जरूरत पड़ता है। तो अब शॉर्ट में देख लें कि किसका क्या, एक बार रिवीजन के तौर पे। जैसे कि पैन का इस्तेमाल कहाँ होता है? प्लास्टिसाइजर बनाने में, एल्काइड रेजिन्स, अनसैचुरेटेड पॉलिस्टर रेजिन और पिगमेंट्स बनाने में। मैलिक एनहाइड्राइड ल्यूब्रिकेंट बनाने में, एग्रोकेमिकल्स के तौर पे, प्लास्टिक्स में और यूपीआर बनाने में। बेंजोइक एसिड तो इनके पास नहीं है, इनके पास फ्यूमेरिक एसिड है, उसका ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि कहाँ इस्तेमाल होता है। एडवांस प्लास्टिसाइजर जो डीईपी है वो इंसेंस स्टिक में, परफ्यूम्स में, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स में इसका इस्तेमाल होता है। दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी, द बिजनेस ऑफ द कंपनी। तो पार्ट 1 में जो हम लोग का पहला सेशन अभी है, हम यहीं तक रखेंगे। इसमें हम लोगों ने क्या समझा? हमने कंपनी का पूरी तरह से फंडामेंटल एनालिसिस किया, नंबर क्रंचिंग किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा, कंपनी के बिजनेस के बारे में जाना, उसके प्रोडक्ट्स के बारे में जाना, उनका मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कितना है और उन प्रोडक्ट्स का कहाँ-कहाँ कितना एप्लीकेशन है, ये हमने पार्ट 1 में जाना। अब पार्ट 2 में हम लोग क्या देखेंगे? पार्ट 2 में हम देखेंगे कि ग्लोबल मार्केट साइज कितना है, गवर्नमेंट से क्या सपोर्ट मिला है, मैनेजमेंट टीम क्या है, कहां से कितना रेवेन्यू आता है, फिर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप क्या है, आगे कितना ग्रोथ हो सकता है, फिर मैनेजमेंट ने अपने कमेंट्री में कुछ कहा है, उसके हिसाब से मेरा वैल्यूएशन क्या आता है। तिरुमलाई और आईटी का हम कंपैरिजन भी करेंगे। तो ये सारा कुछ हम लोग कब करेंगे? पार्ट 2 वाले सेशन जो हमारा है उसमें करेंगे। तो पार्ट 1 के सेशन को यहीं एंड करते हैं, पार्ट 2 वाले सेशन में हम लोग मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी आपके साथ साथ ऐसे नॉलेजेबल कंटेंट को कंज्यूम कर सके। और जितने ज्यादा लोगों के साथ आप शेयर करेंगे, आप मिलकर डिस्कशन कर पाएंगे इस कंपनी के बारे में, और कुछ और भी नए पॉइंट्स ढूंढ पाएंगे जो शायद मैंने मिस्टेक किया होगा या मैंने भूल गया होगा। तो आप उसको ऐड कर सकते हैं, कमेंट में आप लिख के बता सकते हैं। अगर आपके पास कुछ और भी पॉइंट्स हैं तो आप हमारे साथ कमेंट में लिख के शेयर कर सकते हैं, और फिर आप मन बना सकते हैं कि ये कंपनी कैसी है। बट पार्ट 2 देखने के बाद मन बनाइएगा, अभी हम लोगों ने कंप्लीट नहीं किया। हाँ, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक जरूर करिए। अगर आप नए आए हमारे चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आपको पार्ट 2 जो है वो तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। उसमें बेल बटन दबा के ऑल दबाना मत भूलिएगा। और आगे भी हम लोग बहुत सारे कंपनी के ऊपर इसी तरह से डीप डाइव एनालिसिस करेंगे, वो भी आपको तुरंत मिले, इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं हमारे पार्ट 2 वाले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।